हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। अरे चिंटू कहाँ चले गए? आ गया मैम, मैं आ गया। अरे आज इतना लेट कैसे हो गए चिंटू? मैम मैं बस आपका वीडियो देख रहा था ना, उसको अच्छे से याद कर रहा था इसलिए लेट हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया हो। यानी क्लास में घुसने से पहले पहले की सारी चीजें याद करके आते हो। हाँ मैम, उससे समझने में आसानी रहती है ना। और बिल्कुल रहती है बेटा। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, वो पहले वाले पार्ट से कनेक्टेड है। अच्छा मैम, फिर तो मैंने बहुत सही किया। हाँ बिल्कुल, तुमने सही किया। और सभी बच्चों को ऐसा करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था ना कि संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। हाँ मैम, आपने हमें 7 विशेषताएं बताई थी। हाँ तो चिंटू, आज हम ये देखेंगे कि क्या भारत में भी वो विशेषताएं नजर आ रही हैं? क्या भारत को भी एक संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप भारत में भी दिखाई दे रहा है? यही चीज हमें देखनी है। यानी उन विशेषताओं को ध्यान में रख करके हमें ये देखना है कि वो विशेषताएं भारत में किस तरह से कायम है। देखो बच्चों, जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका का आपने एग्जाम्पल देखा था ना, तो आपने ये देखा था कि वहां पे कितनी विविधता थी और उसे संभालने में उन्हें बड़ी मुश्किलें आई। ठीक है, भारत के बारे में हम सोचें तो भारत तो बहुत ही बड़ा देश है और भारत में विविधताएं भी बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भारत आजाद हुआ था एक रक्त रंजित विभाजन के बाद, यानी भारत के दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था और आजादी के कुछ समय बाद ही जो रजवाड़े थे, स्वतंत्र रियासतें थी, वो भारत में विलीन हुई। और तब भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा। हालांकि संघ शब्द का उल्लेख नहीं आया था, किंतु भारतीय संघ का जो गठन है वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। हम इस पाठ में यही देखने जा रहे हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र हमने किया था, क्या वो सब भारत में नजर आ रही है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको कुछ चित्र नजर आ रहे हैं, है ना? हाँ मैम, इन चित्रों को देख करके तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तुम्हें? मैम मुझे ये देखो, इस चित्र से समझ में आ रहा है कि ये तो केंद्र सरकार है और ये दूसरी राज्य सरकारें और तीसरी जो स्थानीय स्वशासन है। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े समझदार हो। बिल्कुल, इस चित्रों से हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, केंद्र सरकार एक है इसलिए मैंने एक दिखाया, और राज्य सरकारें कई हैं, तो 2 के बाद ये डॉट डॉट है, इसका मतलब कई राज्य सरकारें हैं। ठीक है, जितने भी राज्य भारत में है ना, वहां पे अपनी अपनी सरकारें हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं भारत में बताओ चिंटू? मैम भारत में 28 राज्य हैं। हाँ वेरी गुड। और ये स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं आती हैं। तो हमने गांव तक पहुंच कर दी, यानी हमने शासन व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया है उससे हमारी पहुंच कहाँ तक हो गई? गांव तक हो गई, ताकि गांव में भी जो समस्याएं होती हैं ना, उनका वहीं पर ही हल हो जाए। देखो बच्चों, शुरू में तो जो संविधान था ना, उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यानी द्विस्तरीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया था।
लेकिन बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का ये तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी तीसरे स्तर को बाद में जोड़ा गया था। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो बटे हुए होते हैं। कैसे बटे हुए होते हैं मैम? देखो, हमारे संविधान में अधिकारों को बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई हैं। इसे कहते हैं एक तो संघ सूची, एक होती है आपकी राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची इसमें क्या होते हैं बेटा, उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय में मतलब? बेटा, राष्ट्रीय महत्व के विषय का मतलब होता है ऐसे विषय जो पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके लिए अलग अलग राज्य यदि कानून बनाए तो बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि इन विषयों के लिए जो भी नीतियां बनानी होती है, जो भी कानून बनाना होता है, वो एक ही बनाना होता है। तो ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा, क्योंकि देश की रक्षा करना एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ये राज्यों के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, ये किसका उत्तरदायित्व होना चाहिए? केंद्र का। इसी तरह से विदेशी मामले कि किन राष्ट्रों से संधियां करनी है, किन से समझौते करने हैं, कौन से देश की यात्रा करनी है, किसे बुलाना है, ये सारे विदेशी मामले होते हैं जो केंद्र सरकार को ही देखने होते हैं। संचार और मुद्रा, ये सारे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। आपको ध्यान है कि मुद्रा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तभी तो मोदी जी ने क्या किया था, नोटबंदी की थी ना। हाँ मैम, याद आया। तो बिल्कुल ये केंद्र सरकार ही इन मामलों में कानून बना सकती है और संघ सूची में इन्हें इसलिए रखा गया है कि पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है। और इन विषयों पे कानून कौन बना रहा है, बताओ तो जरा। कि मैम आपने कहा ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए इन पे कानून तो केंद्र सरकार को ही बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? हमारी केंद्र सरकार का। और इसीलिए तो हमने केंद्र सरकार को मोटा दिखा दिया है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषयों की जिम्मेदारी है इनकी। सारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्र सरकार को ही उस पे कानून बनाना होता है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, किंतु वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। ठीक है बेटा? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और दूसरी सूची क्या थी? राज्य सूची। हाँ बेटा, दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची यानी किसका काम होगा? मैम राज्यों का होगा। बिल्कुल, जितने भी राज्य होते हैं हमारे देश में, उन राज्यों का अधिकार है इनके विषय पे कानून बनाने का। यानी कि राज्य सूची में हम ऐसे विषय रखेंगे जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के होते हैं, जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। ये एक राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य में पुलिस का प्रबंध करे, व्यापार वाणिज्य को देखे, कृषि सिंचाई की व्यवस्था करे। ठीक है? और जब संविधान बना था उस समय इसमें 66 विषय थे, किंतु वर्तमान में कितने हैं? 62 विषय हैं। और इन विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकारों का होता है। ठीक है? तो जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं वो इन विषय पे कानून बनाती हैं।
अच्छे से समझ में आ गया है? तो कौन कौन सी 2 सूचियां हो गई है चिंटू अभी तक? मैम, अभी तक हमारी संघ सूची हो गई और राज्य सूची हो गई। हाँ, तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में बेटा ऐसे विषय रख दिए हैं जिन्हें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों की ही दिलचस्पी होती है। तो इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, इस तरह के विषय होते हैं जिन्हें राज्य सरकार भी जिन पे कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। आप देखते हो ना, शिक्षा के बारे में जैसे देख सकते हो कि जो सीबीएसई होती है वो क्या है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। और इसी तरह से हर राज्यों की भी अपना बोर्ड होता है, जैसे आप हरियाणा बोर्ड देख लो, राजस्थान बोर्ड देख लो, महाराष्ट्र बोर्ड। तो अपने अपने राज्यों की शिक्षा की अपनी व्यवस्था भी होती है और केंद्र की भी व्यवस्था होती है। तो इस सूची में जो विषय हैं उनमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों दोनों की दिलचस्पी होती है और इन विषयों में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही होता है, ठीक है। तो इन विषयों में केंद्र सरकारें और आपकी राज्य सरकारें दोनों का ही इसमें दिलचस्पी शामिल है, दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। लेकिन मैम, कभी किसी कानून को लेकर के कोई झगड़ा हो जाए तो? हाँ, ये बात तो तुमने सही कही कि दोनों के कानूनों में कभी कोई बात को लेके टकराव हो सकता है ना। तो जब यदि कोई कानून ऐसा बनाए जो केंद्र सरकार ने भी बना दिया और राज्य सरकार ने भी बना दिया और दोनों में क्या हो गया, टकराव हो गया, तो ऐसी टकराव में किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और इस सूची में कितने विषय शामिल हो गए? 52 विषय शामिल हो गए। हाँ मैम, मेरे को तीनों सूचियां अच्छे से समझ में आ गई कि 3 तरह की सूचियां हैं जिनसे जो हमारे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को बांट दिया गया है। तो मैम बताओ ना, क्या सारे विषय इन तीनों सूचियों में आ गए? नहीं बच्चों, देखो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनकी देखो समझ कितनी ज्यादा थी। आपको कैसे इस बात का पता चलेगा कि उन्होंने सोचा कि हमने ये विषय तो तीनों में डाल दिए, लेकिन हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा विषय आ जाए जो तीनों में नहीं हो, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने ऐसे विषय को क्या कहा, अवशिष्ट विषयों में शामिल कर लिया। यानी ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह आए नहीं थे, तो उन्होंने पहले से ही दिमाग लगा लिया कि कुछ ऐसे विषय भविष्य में आ सकते हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं। तो ऐसे विषय को फिर किसमें शामिल कर दिया? अवशिष्ट विषय में। और ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का। यानी जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये जो विषय हैं, ये विषय या बाकी बचे विषय पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 विशेषताएं देख ली कि भारत में त्रिस्तरीय ढांचा है, साथ में विधायी अधिकारों का संविधान में उल्लेख है और उनका बंटवारा भी हुआ है 3 सूचियों के माध्यम से, ठीक है। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि भारत ने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। सबको साथ लेकर चलने की नीति का मतलब ये है, देखो सारे राज्य तो एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ राज्य कमजोर भी होते हैं, तो भारतीय संघ में सारे राज्यों को बराबर का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया ताकि सब राज्यों को एक साथ लेके चले। कुछ राज्य जिनको ज्यादा अधिकारों की जरूरत है उन्हें दे दिया जाए, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा विविधता है, जो पिछड़े हैं, उनको कुछ अधिकार ज्यादा दे दिए जाए। इसलिए भारतीय संघ में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है।
आपने ना आर्टिकल 370 का सुना होगा ना। जब आर्टिकल 370 लागू था उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता था। और इसके साथ साथ इस राज्य के स्थायी निवासियों के अलावा कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। ठीक है, तो लेकिन ये आर्टिकल 370 को अब हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? हाँ देखो बच्चों, कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जो इलाके में छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें किसी छोटे इलाके की वजह से उन्हें राज्य नहीं बना सकते, लेकिन उनकी कुछ ऐसी महत्ता होती है जिसकी वजह से उन्हें किसी मौजूदा प्रांत में शामिल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसे दिया जाता है? केंद्र सरकार को दिया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, राजधानी दिल्ली जैसे जो इलाके हैं इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। और हमारे भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारे मैम मुझे नहीं पता। बेटा हमारे भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ओके मैम। इसके अलावा हम चौथी विशेषता भारत में क्या देख सकते हैं कि अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव आसान नहीं होता। बदलाव आसान नहीं है मतलब क्या है कि जो अधिकार दिए हैं, जो संविधान में जो बंटवारा किया है, यदि उसमें बदलाव करना हो तो क्या बदलाव हो सकता है? नहीं, इतनी आसानी से बदलाव नहीं हो सकता। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होता है, तब जाकर के अधिकारों के बंटवारे में बदलाव हो सकता है। यानी ऐसे हम अधिकारों के बंटवारे में बदलाव नहीं कर सकते और ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेना ये आसान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता भी कायम रहती है और उसके अधिकारों में बदलाव भी आसान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारी न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है कि देखिए शक्तियों के बंटवारे के संबंध में हो सकता है कभी कोई विवाद हो जाए, तो इस विवाद की निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। यानी विवाद होने पे फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ठीक है, अब इतने काम दे दिए हैं राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, तो उनके पास राजस्व भी होना चाहिए। तो राजस्व के लिए अलग अलग स्रोत बनाया है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राजस्व प्राप्त करना पड़ता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा कराने का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट 7th फीचर हम देख सकते हैं कि भारतीय संघीय शासन के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ में क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये भी हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था में दिखता है और हम ये देख सकते हैं कि भारत में आदर्श संघीय व्यवस्था दिखाई देती है जिसमें आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति नजर आती है। ठीक है, तो ये सातों विशेषताएं भारतीय संघीय व्यवस्था में नजर आती हैं। आपके लिए यदि प्रश्न पूछा जा सकता है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या भारतीय संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में नजर आती हैं, तो आप इनको ये सातों विशेषताएं बता करके अपने प्रश्न का अच्छी तरह से उत्तर
देना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। देखो बच्चों, हमने हमारे यहाँ जो संविधान बनाया है उसमें संघ व्यवस्था की सभी विशेषताओं को वर्णित कर दिया है। यानी संवैधानिक प्रावधानों में तो हमें संघीय व्यवस्था नजर आ रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था सफल हुई है तो इसकी सफलता का श्रेय किसे दिया जाएगा? लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। क्यों? क्योंकि इसने ही भारत की संघीय व्यवस्था को सफल बनाया है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित उद्देश्य नजर आ रहे हैं। क्या क्या? एक तो यहाँ पर संघवाद की भावना दिखाई दे रही है, दूसरा विविधताओं का आदर किया गया है, तीसरी बात संघ साथ रहने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। तो इन बातों की वजह से भारतीय संघीय व्यवस्था ने एक आदर्श चरित्र को अपनाया है। तो ये सब चीजें हमें किस तरह से दिख रही है कि भारत ने क्या क्या किया है ताकि सब साथ रह के चलें, संघवाद को बनाए रखें, विविधताओं का आदर करें। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि भारत में भाषाई राज्य बनाए गए हैं। भाषाई राज्य का मतलब क्या है कि हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया है। ठीक है, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं भी बदली थी और ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का भी गठन किया गया। तो यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। हालांकि जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो राष्ट्रीय नेताओं को बड़ा डर लगा। उन्हें लगा कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के कारण राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था उसे कुछ समय के लिए टाल दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में ये पता चला, यानी जो अनुभव हमने देखा उससे हमें ये एहसास हो गया कि भाषावार राज्य बनाने से हमारा देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने संस्कृति, भूगोल, जातीयताओं की विभिन्नताओं से भी राज्यों का गठन किया। यानी कि हमने देखा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो एथनिसिटी यानी जातीयतों के आधार पे अलग है दूसरे राज्यों से, तो उन्हें आदर देने के लिए हमने उन राज्यों का अलग से गठन किया। जैसे इन राज्यों में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड वगैरह शामिल है। ठीक है, इसके बाद भारत ने भाषा नीति को अपनाया। क्या थी भारत की भाषा नीति? कि आप देखेंगे कि हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। कोई भी हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, न हिंदी है न कोई और दूसरी भाषा है। ठीक है, इसके साथ साथ संविधान ने हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। कई बार बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अनुसूचित भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं, तो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो 21 लिख देते हैं। अनुसूचित भाषा में कितनी भाषाएं हैं ये आएगा तो आपको 22 लिखनी है, क्योंकि हिंदी के अलावा 21 है। ठीक है, लेकिन यदि ये पूछा जाए हिंदी के अलावा कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं तब 21 लिखेंगे, और हिंदी के अलावा वर्ड ना आए टोटल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं तब आप 22 लिखेंगे। ठीक है मैम, अच्छे से पता चल गया ये तो। देखो, और हमारे राज्यों की अपनी राजभाषाएं, आप देखते हैं ना कि हर राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल दिखेगी, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी दिखेगी, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से हर राज्य की अपनी भाषाएं हैं। और ये जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं ना, इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बस उसे उस भाषा का विकल्प चुनना पड़ता है। ठीक है, राज्यों की अपनी भाषाएं हैं,
राज्यों का अपना अधिकांश जो भी काम है अपनी राजभाषा में हो सकता है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति भी दे दी है। क्योंकि हुआ क्या था बच्चों कि एक बार क्या हुआ कि संविधान के अनुसार ये था कि सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पे अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसा करने की बात आई तो अनेक जो गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, वो अंग्रेजी में ही काम करते थे। तमिलनाडु में इस मांग को लेकर के एकदम उग्र रूप धारण कर लिया था। तो फिर केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया था। ठीक है। तो यानी 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग बंद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति मिली हुई है। हालांकि राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी हिंदी को थोपा नहीं जा सकता। यानी भारतीय जो राजनेताओं ने इस मामले में बहुत ही लचीला रुख अपनाया, यानी बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने सोचा कि हमें इस तरह से भाषा को लेकर के किसी तरह का झगड़ा नहीं उत्पन्न करना है। जैसा कहाँ हुआ था? बताओ चिंटू, भाषा को लेकर झगड़ा कहाँ हुआ था? हाँ मैम, श्रीलंका में हुआ था ना भाषा को लेकर झगड़ा तो। तो हमारे नेताओं ने बहुत ही लचीला रुख अपनाया और इसी कारण हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। ठीक है। तीसरी बात, हमने केंद्र राज्य हमारा संबंध क्या है उसको भी हमने मजबूत किया है। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार बदलाव आए हैं और इस बदलाव ने हमारे संघवाद को बेटा मजबूत किया है। पहले क्या था कि हमारे भारत में काफी समय तक एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन था और इससे क्या हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। यानी उनको जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल पाई, क्योंकि केंद्र में भी वही गवर्नमेंट थी और राज्य में भी वही गवर्नमेंट थी। उस समय केंद्र ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा था और जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार बनी तो फिर केंद्र सरकार ने क्या किया? राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार ने अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया था और विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग करने की नीति भी अपनाई। कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भंग करने का काम किया था। तो ये चीज बहुत गलत हो रही थी और ये संघवाद के प्रतिकूल थी। लेकिन 1990 के बाद बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ठीक है। जब ये क्षेत्रीय दल आए और उसके बाद ही गठबंधन सरकार की भी शुरुआत हो गई। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है ना, तो उसमें क्या करती हैं कुछ राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय दलों के समेत आपस में जुड़ जाती हैं और गठबंधन बना करके सरकार बनाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, किसी एक पार्टी का रोल नहीं होता, सभी पार्टी इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। और इससे क्या हुआ, जब गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई, साथ में राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, तो जो केंद्र जो अपनी मनमानी कर रही थी ना, वो मनमानी बंद हो गई और उससे क्या होगा, राज्य सरकारों को भी स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करना आसान हो गया। ठीक है। तो ये स्थिति आई। इससे क्या हुआ, सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति की शुरुआत हो गई। और इसके साथ साथ
सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण था और इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, इस बात को अच्छे से समझ लो कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय सत्ता की साझेदारी की जो व्यवस्था दिख रही थी हमारे भारत में, या संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप दिख रहा था, आज जो दिख रहा है वो ज्यादा प्रभावी है। आज हमने जो भाषा नीति अपनाई है, जो केंद्र राज्य संबंध दिख रहे हैं, या भाषाई राज्यों का गठन हमने जो किया है, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, आदर्श संघीय व्यवस्था को स्थापित किया है। तो बच्चों कई बार ये स्टेटमेंट आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि क्या आप इससे सहमत हैं? अपने सहमति को तर्क द्वारा बताइए। तो इसमें आपको तीनों जो भाषाई राज्य हैं और आपका केंद्र राज्य संबंध और भाषा नीति, इन तीनों को ही आपको अच्छे से बताना होगा और बताना होगा कि संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में सत्ता की साझेदारी ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गई ये सब बातें आपको? क्यों चिंटू, अच्छे से समझ में आ गया? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मुझे ये भी लग गया कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था बहुत सफल है। हाँ बेटा, चलो थैंक यू सो मच बच्चों।